Welcome to my channel class 10. We are doing the NCERT solution of chapter Our Environment from the exam point of view with the writing tips. और आज हम लोग पार्ट 2 है ये NCERT सॉल्यूशन का पार्ट 1 इससे पहले मैं डाल चुकी हूँ और आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 264 एंड 265 के मेन एक्सरसाइज क्वेश्चन. So let's start. Question number 1. Which of the following groups contain only biodegradable item? बायोडिग्रेडेबल आइटम जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. तो ओनली है किसमें? ग्रास, फ्लावर, लेदर. हाँ, ये तो प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट लग रहे हैं, तो ये तो लग रहा है. फिर भी हम लोग सारा ऑप्शन देखेंगे. ग्रास, वुड, प्लास्टिक में प्लास्टिक है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है. सी फ्रूट, पील, केक एंड लाइम जूस में केक में केमिकल्स होते हैं तो नहीं होगा. केक, वुड, ग्रास में भी केक में केमिकल्स होते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रास, फ्लावर एंड लेदर. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन? ग्रास, व्हीट, मैंगो, गोट, काउ, एलिफेंट. ग्रास, गोट, ह्यूमन. यस, ग्रास, गोट, ह्यूमन इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? कैरिंग क्लोथ बैग टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग. हाँ, हम लोग कपड़े का बैग ले जाएं तो अच्छा, हमें प्लास्टिक का बैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शॉपिंग में. तो ये बात तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. दूसरा हम लोग देखेंगे स्विचिंग ऑफ नेसेसरी लाइट एंड फैन. तो जी हाँ, अगर आप कमरे में से बाहर निकल रहे हैं, अगर ज़रूरी नहीं है तो लाइट ऑफ फैन को बंद करना भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बात है. वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू विथ हर स्कूटी या स्कूटर. तो पैदल अगर आप आते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं एनर्जी को, है ना. तो ये भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल? अगर हम लोग किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल का पूरा ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर दे तो क्या होगा? तो इसको पॉइंट वाइज करके मैंने लिखा है. ट्रांसफ़र ऑफ फूड टू गेट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल ए विल स्टॉप. जाहिर सी बात है कि यहाँ एग्जांपल मैंने दे दिया, प्लांट हर्बीवोरस और कार्निवोरस है. और मान लो कि हम लोग पूरा हर्बीवोरस को ख़त्म कर देते हैं तो कार्निवोरस भूख से मर जाएगा. प्लांट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लीड टू ओवर पॉपुलेशन. इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा है, ट्रांसफ़र ऑफ फूड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल स्टॉप. यहाँ ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, मतलब कार्निवोरस को कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए. ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल स्टार्व एंड डाई. भूख से मर जाएगा वो. तीसरा, इट लीड टू द ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल. पहला वाला जो ट्रॉपिक लेवल है उसका वो बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. दिस विल अफेक्ट एंड काउज इम्बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम. तो ये क्या होगा? इम्बैलेंस्ड इकोसिस्टम का कारण बन जाएगा. बहुत ही छोटे वे में आप हर बात कह दिए और कुछ एग्जाम्पल सिम्बॉल्स के थ्रू आपने इस आंसर को इनोवेटिव बना दिया. तो ये आंसर आपका बहुत अच्छा दिख रहा है. नंबर 5 है, विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन अ ट्रॉपिक लेवल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल? दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि पहला है कि क्या अगर हम लोग कोई भी रिमूव कर देते हैं किसी भी ट्रॉपिक लेवल को तो क्या सब ट्रॉपिक लेवल पर उसका अलग अलग असर पड़ेगा? तो उसका क्वेश्चन आंसर है क्या? यस, इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल, ग्रास, डियर और लायन अगर एक फूड चेन है और हम लोग इफ़ वी रिमूव ऑल लायन, अगर हम लोग पूरे लायन को रिमूव कर दे तो क्या हो जाएगा? नो नंबर ऑफ डियर विल इंक्रीज टू मच. डियर का नंबर बढ़ने लगेगा. ऑल डियर ईट अप ग्रास एंड प्लांट टर्न द फॉरेस्ट इनटू डेजर्ट. और जितने भी डियर है वो खूब सारा घास खाएंगे, खूब सारा प्लांट खाएंगे और जो फॉरेस्ट है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगा. और दूसरी बात है कि अगर इफ़ यू रिमूव ऑल डियर, अगर हम लोग डियर को रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि लायन डाई हो जाएगा, भूख से वो मर जाएगा. और ग्रास और अदर प्लांट जो है वो इंक्रीज कर देंगे पॉपुलेशन को अपने, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन है, कैन द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल बी रिमूव्ड विदाउट काउजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम? क्या बिना डैमेज किए इकोसिस्टम को हम लोग कोई भी ट्रॉपिक लेवल को रिमूव कर सकते हैं? इसका आंसर है नो. ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल कैन नॉट बी रिमूव विदाउट काउजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम. बिना डैमेज किए हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं कर सकते.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। पहला तो ये बात है, तो हम लोग पहले इसका आंसर जान लेते हैं। द हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड्स enter the food chain at the producer level and these harmful chemical is transferred to the next trophic level by the process of transfer of food and get concentrated at each level। मतलब हार्मफुल केमिकल जो प्लांट्स में एंटर कर जाता है फूड चेन के थ्रू और प्लांट से होता हुआ फिर बाकी एनिमल्स में ट्रांसफ़र करता रहता है, और जिस भी ट्रॉपिक लेवल्स में वो ट्रांसफ़र कर रहा है वहाँ क्या हो रहा है, कंसंट्रेट करते जाता है, मतलब ठहरते जाता है, क्योंकि वो तो डिकम्पोज होगा नहीं। सो द इंक्रीज ऑफ दिस हार्मफुल केमिकल इन द बॉडी ऑफ द लिविंग एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसी केमिकल का हमारे शरीर में बढ़ते जाना और स्टोर होते जाना कहलाता है क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम। क्या ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हर ट्रॉपिक लेवल के में अलग अलग होता है या एक ही होता है। तो आंसर है आपका क्या कि यस, द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है प्लांट, गोट और मैन का। प्लांट हार्मफुल केमिकल एंटर करता है प्लांट से, ट्रांसफ़र होता है गोट में और फिर मैन में, और मैन जो है वो ओमनीवोरस भी होता है, गोट भी खा रहा है प्लांट भी खा रहा है। तो यहाँ पर प्लांट इज इटेन बाय गोट एंड गोट इज इटेन बाय मैन। सो द एक्टिवेशन ऑफ केमिकल्स इज मिनिमम इन प्लांट, सबसे कम होता है प्लांट में, देन हाइयर इन गोट, प्लांट से ज़्यादा होता है गोट में, और मैक्सिमम इन मैन, मैन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम काउज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जो हम लोग जनरेट करते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैनॉट बी मेड लेस टॉक्सिक ईजिली, सो दे काउज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल एज द एनवायरनमेंट। क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, डिकम्पोज नहीं हो जाता होता है और ये टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दो एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर कि जैसे कि कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डीडीटी पेस्टिसाइड, ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है थ्रू द फूड चेन और ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कारण बनता है और हेल्थ को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए क्या करता है, अफेक्ट करता है। दूसरा है कि एक्सेसिव यूज़ फर्टिलाइज़र्स में भी क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, और अगर इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाए तो जो सॉइल है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, जिसके कारण क्रॉप यील्ड क्या होगा, घट जाता है, मतलब फसल का उत्पादन घट जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है इफ़ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। ऐसे तो हम लोग जान रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिग्रेड हो जाते हैं, पर क्या इसका इन्वायरमेंट पर कोई असर नहीं होता है। तो असर होता है ना, इवन ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज़ बायोडिग्रेडेबल। अगर सारा वेस्ट जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल हो जाए तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी समय लगेगा ना उसको डिग्रेड करने में। तो टू मच बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सिंपलर सबस्टांस इनटू राइट टाइम, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा, तो लंबे समय तक के लिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी मौजूद होगा। सो दिस वेस्ट एक्ट एज पॉल्यूटेंट रिजल्टिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो थोड़े देर के लिए भी रहता है अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो क्या होता है, सड़ने लगता है, बदबू आने लगता है, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। जैसे कि एग्जांपल है रॉटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। कोई भी सड़ा गला खाना मच्छर मक्खी का घर बन जाता है, कॉकरोचेस का घर बन जाता है जो बहुत सारे डिजीज़ फैलाते हैं। दूसरा है इट इमिट फॉल स्मेल, इससे बहुत बदबू आती है जिससे लाइफ जो होता है पीपल का मिजरेबल हो जाता है एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई द डैमेज to the ozone layer is a cause for concern, what steps are being taken to limit this damage। ओजोन लेयर का ख़त्म होना, डैमेज होना क्यों चिंता का विषय है और क्या स्टेप लिए गए हैं इस डैमेज को बचाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, द ओजोन लेयर इज़ हाई अप इन द एटमोसफेयर, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट ऑब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल UV rays, ultraviolet rays coming from sun and prevent them from reaching the earth। तो ये जो ओजोन लेयर है यह क्या कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने नहीं दे रहा है, तो अर्थ को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर इज़ अ काउज ऑफ कंसर्न
तो ओजोन लेयर का डैमेज होना चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स है इसमें। डैमेज ओजोन लेयर विल अलाउ द एंट्री ऑफ यूवी रेडिएशन, है ना। यूवी रेडिएशन अगर ओजोन लेयर डैमेज होगा तो यूवी रेडिएशन क्या करेगा, एंटर करेगा अर्थ के सरफेस पे। तो यूवी रेज काउज स्किन कैंसर इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में स्किन कैंसर करेगा। इट ऑल्सो डैमेज द आई बाई काउजिंग एंड डिजीज कॉल्ड कैटरैक्ट, आँख को भी डैमेज करता है, डिजीज हो जाती है कैटरैक्ट नाम की। इट ऑल्सो डैमेज क्रॉप प्लांट, फसलों को भी क्या करता है, हार्म करता है ये। The ozone layer have too much damage, then it disappear completely and then all the life on earth would be destroyed gradually। और अगर ज़्यादा डैमेज हो गया ओजोन में तो ये पूरा का पूरा ही ख़त्म हो जाएगा और पूरा अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे आएंगे तो अर्थ पर जो लाइफ है वो ही ख़त्म हो जाएगी। फिर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेशन, फायर एक्सटिंग्विशर एंड एरोसोल स्प्रेयर। ये हम लोग को बताना होगा कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर किसके कारण हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है, जो कि रेफ्रिजरेटर या फायर एक्सटिंग्विशर या एरोसोल स्प्रेयर से निकलती है। क्या स्टेप लिया गया है, 1987 में ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो था ये एग्रीमेंट साइन कराया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया गया था और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अब रिप्लेस कर दिया गया है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, जो कि क्या है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है ओजोन लेयर को। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की और बहुत अच्छे से लिखिए। अगर इस तरीके से आप बिल्कुल शॉर्ट वे में आंसर लिखेंगे डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स आएंगे। कलर का इस्तेमाल कीजिए, यहाँ मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, पर आप रेड की जगह पे पिंक, ऑरेंज का इस्तेमाल कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।